जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग पार्लियामेंट और आज हमारा लास्ट वीडियो होगा अबाउट पार्लियामेंट। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट के जो 4 चैप्टर्स थे बेसिकली इसमें डिवाइडेड थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजी इन द मॉर्निंग, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी, ये 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जो भी लेटेस्ट थी। अपकमिंग जो भी प्लेलिस्ट आई, अपकमिंग जो भी ये बुक आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। सो एंड एज आई सेड येस्टरडे कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम देख रहे हैं इसमें, खासकर जो पार्लियामेंट चैप्टर 4 में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर वो क्वेश्चंस हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड है। और ये जो एक्ट्स हैं, ये 3 एक्ट्स बेसिकली MPPSC के एग्ज़ाम्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन थे। सो वहाँ से ये चांसेस बहुत होते थे 22 क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ इन एक्ट से ही आते थे और उसके स्पेसिफिक सेक्शंस पूछ लिए जाते थे। बट बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम में ये सेक्शंस वाइज चीज़ें नहीं देखेंगे, तो इतना डिटेलिंग में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए लगातार लाइन से ये MPPSC 13, 12, 16 ये वहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपको उन पे सेक्शंस याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं, बट ये एक्सप्लिसिटली मेंशन एक्ट्स थे। 3 एक्ट्स अलग से मेंशन किए गए थे MPPSC के सिलेबस में और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो यहाँ इस चैप्टर में हैं वो उसी से हैं। ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बार्ड। सो देखिए, एंटिसिपेटरी बेल इसमें बार्ड है, ठीक है। पोस्ट अरेस्ट बेल, बेनिफिट ऑफ प्रोविजन, ये दोनों मिलेंगे। एंटिसिपेटरी बेल इज बार्ड अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। Under which of the following sections of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989 is anticipatory bail prohibited? अभी बोल रहे हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये prohibited है, तो ये सेक्शन 18 के अंतर्गत prohibited है। So it has been written that nothing in section 438 shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this act. Next question. An offence committed under Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 shall be investigated by a police officer not below the rank of, so not below the rank of deputy superintendent, ठीक है। So ये जो रूल्स फ्रेम किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989, एन ऑफेंस committed under this act shall be investigated by a police officer who shall not be below the rank of deputy superintendent. Which of the following powers is not provided to specified special code under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act? So it is not provided to authorize a person for extra investigation other than police. Extra investigation इस केस में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ अ स्पेशल कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989। सो रिमूवल ऑफ अ पर्सन, फोरफीट द प्रॉपर्टी, टू टेक द मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन, ये हो सकता है। कलेक्टिव फाइन इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989, द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस कैन नॉट टेक द प्ली दैट। तो देखिए, अगर एक्यूजिशन की बात हो रही है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989, accused in his defense can take the plea that he also belongs to the caste as that of the victim, but he cannot take a plea on the basis of the reason mentioned in A and C. A और C में क्या mention है? A and C में mention the act was done in exercise of the right of private defense, ये नहीं कर सकता है, and the act causes us such a slight harm which could not be a subject of complaint. तो ये दोनों चीज़ें वो रीज़न नहीं दे सकता है। So according to the act, prosecution can be pursued on the accused if he or she does not belong to SC/ST caste. MPPSC ने इसके लिए बोनस मार्क्स दिया था एनीवेज। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन specified as special court to try the offences under Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act for the purpose of providing, so it was for the purpose of providing speedy trial.
It was to try the offences under the Section 14 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989 for the purpose of providing a speedy trial. Under which of the following sections of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Rules 1995 Constitution of District Level Vigilance and Monitoring Committee has been provided? So it was provided under Section 17. Section 17 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Rule 1995. So it said that there will be a constitution of district level vigilance and monitoring committee in each district by district magistrate to review the implementation of the provision of this act. The government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? So to create an autonomous region, it was not identified as an objective of this PESA Act, Panchayat Extension to Scheduled Caste Areas. So Panchayat Extension to Scheduled Caste Areas PESA Act provides for the institutions of local self-governance to recognize the traditional rights of the tribals and to free them from exploitation. So option C इसमें incorrect हो जाएगा, as the act does not have any provision creating any autonomous regions. Next देखते हैं, the Right to Information Act of Parliament received the assent of the President on. So RTI Act कब आया था? 2005 में आया था, ये सबको पता है. The date specific which was asked in the exam was 15th June 2005. So RTI Act जो है वो प्रेसिडेंट का assent उसको मिला था 15th June 2005 को. Right to Information Act was passed on 11th May 2005 by Lok Sabha and 12th May 2005 by Rajya Sabha, and it received the assent of the then President Dr. APJ Abdul Kalam on 15th June 2005. And it came into force after 120 days on 12:13 midnight October 12, 2005. ठीक है, तो फोर्स में आ गया था अक्टूबर में, प्रेसिडेंट के असेंट मिले थे जून में, और लोकसभा और राज्यसभा से 11 और 12 मई को पास हो गया था 2005. द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, अ लीगल राइट, बोथ एंड भी, तो ये दोनों ही है, फंडामेंटल राइट भी है और लीगल राइट भी है. सो RTI मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक लीगल राइट है. The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the government, prevent corruption and make our democracy work for the people in real sense. In many of its decisions, Supreme Court mentioned that the freedom of thought and expression also includes the right to information. Though right to information not clearly mentioned in the Indian Constitution, so option जो correct answer जो है वो है option C. Which of the following statement is true about RTI? It is a political right, constitutional right, legal right, social right. तो देखिए fundamental और legal right दोनों ही हैं. Next देखते हैं, which of the following terminology is or are mentioned in the preamble of the Right to Information Act 2005? Transparency of information, revelation of information, informed citizenry और paramountcy of the democratic ideal. तो देखिए preamble जो है RTI Act का 2005 का, इट सेज दैट उसका पैरा 1 जो है वो बोलता है, वेयर एज डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर यूजुअल टू इट्स फंक्शनिंग एंड ऑल्सो टू कंटेन करप्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट्स एंड देन इंस्ट्रूमेंट्स अकाउंटेबल टू द गवर्नड. पैरा 2 बोलता है, वेयर एज रेवलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस, confidentiality of sensitive information, and whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal. ठीक है, तो देखिए जनरली तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट RS का जो पेपर का जो नेचर है राजस्थान का वो ऐसा ही है. इट इज़ दे ट्राई टू मेक द क्वेश्चन टफ बाय आस्किंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल्दो इससे टफनेस के बारे में पता नहीं चलता है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे. सो every exam has different kind of pattern, every exam has different kind of nature. So RS has this nature which basically try to make the question tough by just mentioning some points जो generally कोई नहीं पढ़ता है. RTI का preamble कोई क्यों पढ़ेगा, it is not read. ठीक है, but anyways, so RTI Act was passed in which year? So it was passed in 2005.
Consider the following statements about the Right to Information Act 2005 and select one which has not been provided for or especially exempted. So देखिए ड्यूरिंग द टाइम जब ये पूछा गया था RTA एक्ट 2005 के पास सारे प्रोविजंस थे एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड इन ऑप्शन 2. So according to subsection 2 of section 6 of chapter 2 of the Right to Information Act 2005, an applicant requesting information will not be required to give any reason or any personal details to request information except those required to contact him. Now it is noteworthy that under the RTI Act 2019, the tenure of the Central Chief Information Commissioner and each Information Commissioner and the State Information Commissioner, Chief Information Commissioner, and the Information Commissioner have been prescribed by the central government in place of 5 years, the date of joining. And apart from this, according to the notification issued by the President on 6th August 2019, on the recommendation of the Parliament, the special status received by Jammu and Kashmir Article 370 has been abolished. Hence, RTA Act 2005 is in force both in the Union Territory of J&K and in the Union Territory of Ladakh. Next देखते हैं which of the following is related to Right to Information Act. Lily Thomas versus Union of India, Nandini Sundar versus State of Chhattisgarh, Namit Sharma versus Union of India. तो देखिए Namit Sharma versus Union of India, ये जो बेसिकली केस है ये रिलेटेड है टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy. Reason है it has miles to go to create the desired impact. तो देखिए इसमें B सही है, both A and R are correct, but it does not explain it fully. देखिए it has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy, but it has still miles to go to create the desired impact. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI इज टू, सो इट इज़ टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़. Section 2 of RTI Act 2005, the RTI means access to information which is controlled by public officials, and under the RTI documents and works जो हैं it can be inspected and the sample of the material can be taken. RTI Act was passed on 11th May 2005 by the Lok Sabha and 12th May 2005 by Rajya Sabha. Next देखते हैं. As per the RTE Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in the state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test, TET, TET का एग्जाम बोलते हैं इसको. It is conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines. और इंडिया में more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state government. So the B is only correct. ठीक है. फिर देखते हैं. Which High Court has said its important decision that RTI applicant should tell the reason for asking information about RTI. So ये बोला था मद्रास हाई कोर्ट ने, अगर कोई RTI लगा रहा है तो उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों पूछ रहा है. Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? तो ये है ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम सभा के पास ये अथॉरिटी है. Next, the National Green Tribunal Act 2010 was enacted. ठीक है, so they are saying that NGT Act, National Green Tribunal Act, was enacted in consonance with which of the following provision of the Constitution of India?
So it was in consonance with the right to healthy environment constructed as a part of our right to life under Article 21. ठीक है, तो ये हो गया आपका सही. Provision of grants for raising the level of administration in the scheduled tribes under the Article 275 clause 1 and power and function of the Gram Sabha is mentioned in Article 243 clause A. So देखिए NGT ये इनेक्ट हुआ था in consonance with right to healthy environment construed as a part of right to life under Article 21. इस एक्ट के द्वारा NGT इस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को. नेक्स्ट देखते हैं विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एग्रीव्ड पर्सन बाय डिसीजन ऑफ NGT. कितने दिनों में हो सकता है? 90 डेज में हो सकती है. ट्रिब्यूनल जो है इट शेल नॉट बी बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. Also, the tribunal has the power to review its own decisions. If this fails, the decision can be challenged before the Supreme Court within 90 days. NGT was established in which year? So it was established in 2010. Which of the following statement with respect to land acquisition 1894 is not true? So it is not true because its purpose was to help the process of land reforms in India. ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में इनेक्ट किया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 मार्च 1989. पर्पस इसका क्या था? नॉट टू प्रमोट द लैंड रिफॉर्म प्रोसेस बट टू मेक लॉज फॉर द एक्विजिशन ऑफ द लैंड फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज. एंड ये जो एक्ट है इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट इन लंडन in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013. ठीक है, तो स्लिप ऑफ टंग है, हो जाता है कभी कभी. नेक्स्ट देखते हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग. सो इट केम इनटू फोर्स इन 2005. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 वाज इनेक्टेड इन जनवरी 2003 और ये एक्ट फोर्स में आया था 1 जुलाई 2005 को. Prevention of Money Laundering Amendment Act 2009. The act was further amended by Prevention of Money Laundering Amendment Act 2012 जो कि फोर्स में आया था 2016 से. Next is by passing triple talaq recently the President of India, the Parliament of India endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that make triple talaq-e-biddat as unconstitutional. So it is basically 2017. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए इसमें अगर ट्रिपल तलाक केस में देखें तो शायरा बानो केस 2017 ये डिक्लेयर किया गया था द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ट्रिपल तलाक को कंसिडर किया जाता है एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 इज करेक्ट. सो इसमें करेक्ट हो जाएगा ये विमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स. एंटरप्राइजेज विद क्रेचेज मस्ट अलाउ द मदर. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इंटरप्राइजेज विद क्रेचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैच विजिट्स डेली एंड प्रेग्नेंट women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. सो देखिए मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 की बात करें तो ये एक्सटेंड ये एक्ट जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 weeks of which not more than 8 weeks can precede the date of the expected delivery. So statement 1 तो हो जाता है गलत. Now this act provided that maximum period जो है entitled to maternity benefit by women having 2 or more than 2 surviving children so shall be 12 weeks of which not more than 6 weeks shall precede the डेट ऑफ आर एक्सपेक्टेड डिलीवरी. एंड स्टेटमेंट 3 जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है. मेटर्निटी लीव ऑफ 12 वीक्स टू बी अवेलेबल टू मदर्स जो कि अडॉप्ट कर रहे हैं बिलो द एज ऑफ 3 years
फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। फर्दर प्रोविजन जो है ऑफ सेक्शन 11A ये बोलता है दैट एम्प्लॉयर शेल अलाउ 4 विजिट्स अ डे। तो एम्प्लॉयर जो है वो 4 विजिट्स अलाउ करे टू द क्रैच बाय वेमेन एम्प्लॉय। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं 59th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो देखिए लीगल बेसिस किसने दिया था एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स का? मेंटल केयर हेल्थ 2017 नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सही बात है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2008 सॉरी 1968। सो ये भी देखिए नहीं रहेगा। एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 ये रहेगा। तो ये दो बेसिकली आए थे कोविड के टाइम पर। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक्ट और उसका ईयर। सो प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीनिंग एक्ट एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, न्यूज़पेपर इंसेंटिव टू ऑफेंस एक्ट। तो देखिए एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सेडिशियस मीटिंग ये इन 1907 में लाया गया था, वाइल द रिमेनिंग एक्ट जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच की बात करें तो ये वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि ये 1907 में आया था, वाइल रिमेनिंग जो एक्ट है इन द ऑप्शन गिवन इज करेक्टली मैच्ड। और चलिए, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ। ठीक है, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।